नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए, और भी मजेदार बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और 2023 जो इसके एनसीईआरटी के अनुसार यह अध्याय 1 है। चलिए, तो आज का हमारा क्या और हमारा लेक्चर नंबर है 2, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की, सोवियत सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सोवियत प्रणाली को समझने से पहले आप यूएसएसआर को या सोवियत संघ को समझिए कि यूएसएसआर क्या है। सोवियत प्रणाली के टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोवियत प्रणाली के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो सोवियत संघ है, जो यूएसएसआर है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार से इकोनॉमी चला करती थी, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सी पार्टी के हाथ में सत्ता रहा करती थी, कैसे चुनाव हुआ करते थे, वहाँ की नौकरशाही मतलब जो वहाँ के अधिकारी है, जैसे अपने यहाँ पर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हुआ करते हैं, वहाँ के वो कैसे हैं, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश आज के लेक्चर में करेंगे। हमारा इस चैप्टर में जो मेन काम है वो ये समझना है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है सोवियत संघ का, जो सोवियत संघ वापस 15 राष्ट्रों में बट गया था और जिसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बनकर के आया, उस सोवियत संघ के विघटन को हमें समझना है। परंतु विघटन से समझने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि वहां पर स्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है। उस विघटन में कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां एक बड़ी भूमिका निभाती है, और उन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोवियत संघ या यूएसएसआर है तो है क्या। यूएसएसआर की इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो है बच्चों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या कहोगे? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और हम हिंदी में इसको सोवियत संघ कहते हैं। अब इसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो 3 बाल्टिक कंट्रीज है। कितनी? 3 बाल्टिक कंट्रीज है या बाल्टिक देश है। कौन से देश है? बाल्टिक देश है। यहाँ पे बाल्टिक देश का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बेटा एक बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर है, उसके पास ये 3 देश है। कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लताविया और लिथुनिया। कौन कौन से? लिथुनिया, लताविया और इस्टोनिया, ये 3 देश है। लिथुनिया, लताविया और इस्टोनिया, ये 3 देश है, ये बाल्टिक देश कहे जाते हैं ये। इसके अलावा अगर आप देखें, ईस्टर्न यूरोप के देश आ जाएंगे, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, ठीक है, ये सब इसकी बात आ जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कार कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज बेटा? कार कंट्रीज। कौन सी? कार कंट्रीज। क्या कहा जाता है? CAR, कार कंट्रीज। इनको कार क्यों कहा जाता है? C फॉर सेंट्रल, A फॉर एशियन रिपब्लिक्स। ये जो 5 देश हैं ये सेंट्रल एशिया, केंद्र एशिया का पार्ट है, और वहां पर वो रिपब्लिक से वो देश है, इसलिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 है। ठीक है, कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 देश हैं। 5 देश कार कंट्रीज का पार्ट है। 5 देश ये कार कंट्रीज का पार्ट है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, और ये जो आपको लंबा चौड़ा ये देखने को मिल रहा है, ये है भैया अपना मित्र, अपना दोस्त रशिया। तो अगर मैं कहूं कि सोवियत संघ जो है वो किससे मिल करके बना है, ये पूरा यूएसएसआर में कौन कौन शामिल है? इसमें रशिया शामिल है, पहला अकेला। उसके बाद मतलब रशिया का ही डोमिनेंस है, रशिया का ही वर्चस्व रहेगा इन सब पे। उसके बाद कार कंट्रीज है, CAR, कार वाली, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो केंद्र मध्य एशिया के देश हैं, उनकी बात करिए, जिसमें 5 तान आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 आते हैं। उसके अलावा ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आ जाती हैं 3 बाल्टिक कंट्रीज। कौन कौन सी है? इस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, और उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, ये सारे इधर के ईस्टर्न यूरोप वाले जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ये सब मिलकर के हम क्या बनाते हैं? हम इस सब मिलकर के क्या बनाते हैं? यूएसएसआर बनाते हैं, सोवियत संघ बनाते हैं। अब इस सोवियत संघ की प्रणाली को, सोवियत संघ के सिस्टम को समझना जरूरी है। अगर आप ये मैप समझ गए तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सोवियत प्रणाली को समझते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर
रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो देखिए ये यूएसएसआर जो बनता है ये कब बनता है? यूएसएसआर अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो 1921-22 के टाइम पर बनता है। 1921-22 में आकर के यूएसएसआर का गठन होता है। और यूएसएसआर का गठन कब हुआ? 1917 में एक समाजवादी क्रांति होती है। कहां पर होती है? रूस या रशिया में होती है, जिसके बारे में आपने क्लास 9th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्लास 9th की हिस्ट्री इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर रूस में एक क्रांति हुई है। रूस में क्या हुआ था बच्चों? रूस में राजा का शासन चला करता था। किसका शासन चला करता था? राजा का शासन चला करता था। और वो राजा बड़ा निरंकुश था, वो किसी की भी नहीं सुना करता था। जब 1917 के टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस प्रथम विश्व युद्ध में रशिया की बहुत बुरी हार होती हुई दिखती है, तो वहां पे लोग विरोध करते हैं और राजा से कहते हैं कि भैया आप गद्दी को छोड़ दीजिए। राजा वहां पर गद्दी को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है फरवरी या मार्च की क्रांति। फरवरी मार्च 1917 की क्रांति होती है। कहां पर होती है? रूस में होती है। फिर एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है लेनिन, ठीक है, वो लेनिन भैया की एंट्री होती है। और लेनिन भैया ये कहते हैं कि अभी रूस में सही मायनों में क्रांति नहीं हुई है, अभी सच्ची क्रांति बाकी है, अभी समाजवादी सरकार की स्थापना करनी है। और समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार जो क्या करे? समाज के भले के लिए सोचे, लोगों के भले के लिए सोचे। पूंजीवाद का विरोध होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उस विचारधारा के समर्थन में काम कर रहे थे। तो लेनिन भैया ने लोगों को कहा अभी तो क्रांति पूरी नहीं हुई है, क्रांति अधूरी है, आजादी अधूरी है, तो क्या करो? वापस से क्रांति करो। तो अक्टूबर में आकर के बच्चों फिर से एक क्रांति करी गई। उसी क्रांति को हम क्या कहते हैं? समाजवादी क्रांति कहा जाता है। सोशलिज्म जो रिवॉल्यूशन है 1917 का वो होता है। और इस क्रांति के बाद वहां पर समाजवादी जो सरकारें हैं वो राज करना शुरू कर देती है। फिर जब रूस एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था और उसने सोचा कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे समाजवाद की विचारधारा है, साम्यवाद की जो विचारधारा है, उसको आसपास के देशों पर भी फैलाया जाए और पूरा एक संघ, एक पूरा संगठन बना लिया जाए। तो धीरे धीरे 21-22 तक आते आते 1921-22 तक आते आते इन्होंने सभी देशों को जोड़ करके क्या कर लिया? यूएसएसआर बना लिया। क्या बना लिया? यूएसएसआर, समाजवादी सोवियत गणराज्य बना लिया। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसएसआर किस अस्तित्व में कब आया या उसका गठन कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि रूस में जो 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी उसके बाद उसका गठन हुआ था। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। देखिए अब एक व्यक्ति थे बच्चों जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स, अभी आगे उनकी तस्वीर भी आएगी, मैं आपको मिलाऊंगा उनसे। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स भैया क्या है? कार्ल मार्क्स भैया का ऐसा मानना था कि जो पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जहां पर क्या है, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो प्राइवेट वालों को, प्राइवेट वाला जो करना चाहे वो कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्राइवेट कंपनी का मालिक हूं, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे मैं प्राइवेट कंपनी का मालिक हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ये बात आप क्लास 10 तक पढ़ करके आ चुके हो कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखता है और सरकार समाज कल्याण के लिए काम करती है। तो अब मैं मालिक हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट चाहता हूं और अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या करता हूं? मजदूरों का शोषण करता हूं, उनके पास 8 से 12 घंटे काम करवाता हूं, एक्स्ट्रा काम का पेमेंट नहीं देता हूं, उनसे कोई खुद के निजी काम होते हैं, पर्सनल काम होते हैं, घर से टिफिन लिया, ये कर दे, वो कर दे, मेरी गाड़ी साफ कर दे, वहां कर जाए, यहाँ जाए, मैं ऐसे बहुत सारे पर्सनल काम भी करा लेता हूं। मजदूर का शोषण करा जाता है। मजदूर जहां पर काम करता है वहां की कार्य स्थितियां ठीक नहीं होती, साफ पानी नहीं मिलता, उनको हजारों बीमारियां लग जाती है। और पर इन सब के बाद भी जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो किसको हो रहा है? मालिक को हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति के प्रॉफिट के लिए बहुत से लोगों के साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसलिए क्या करना होगा? इस पूंजीवादी व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। तो फिर कार्ल मार्क्स में से पूछा गया आप बता दो कौन सी व्यवस्था लेकर के आए? तो फिर इन्होंने बोला समाज का जो तबका है, मजदूर है, और उसके लिए कौन सी विचारधारा होनी चाहिए? समाजवाद की विचारधारा होनी चाहिए। समाजवाद में क्या हो? सरकार के हाथ में सब कुछ हो, सरकार तय करे किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना, किसको कितनी आवश्यकता है, किसको कितनी आवश्यकता नहीं है। तो कार्ल मार्क्स समाजवाद के प्रतिपादक जाने जाते हैं, फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कार्ल मार्क्स से पहले किसी ने भी समाजवाद की बात नहीं करी, परंतु कार्ल मार्क्स से जो पहले थे उनमें और कार्ल मार्क्स में बड़ा डिफरेंस था। कार्ल मार्क्स से जो पहले थे वो जोर देते थे बच्चों वर्ग समन्वय पर, वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय का मतलब होता है तालमेल। और वर्ग यहां पर कौन है? दो वर्ग है, अमीर और गरीब। इसके अलावा पूंजीपति और श्रमिक, ठीक है। पूंजीपति मतलब जो मालिक है और श्रमिक मतलब जो नौकर है, मजदूर है वो। अमीर कौन? जो मालिक है वो अमीर, और जो गरीब है वो कौन? मजदूर। मतलब ये जो पूंजीपति है, जो मालिक है और मजदूर, ये दो वर्ग बनाए।
तो कार्ल मार्क्स से पहले के जो लोग थे वो वर्ग समन्वय, इन दोनों वर्गों पर तालमेल के लिए जोर दिया करते थे कि भाई मालिक को भी क्या है, मजदूर का ज्यादा शोषण नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको सही सही समय पर जो भी काम हो उतना काम करवाए, एक्स्ट्रा काम का पैसा दे, उसका ध्यान रखे, स्वास्थ्य की कंडीशंस का ध्यान रखे, और मजदूर को भी मालिक का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको लूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स से पहले जो लोग समाजवाद की बात करा करते थे वो कहते थे। पर कार्ल मार्क्स ये कहा करते थे कि भैया वर्ग समन्वय नहीं, वर्गहीन समाज हमें चाहिए। कैसा समाज? वर्गहीन समाज, क्लास लेस सोसाइटी हम लोगों को चाहिए। कोई क्लास होना ही नहीं चाहिए, कोई वर्ग होना ही चाहिए, ये अमीर गरीब होना ही नहीं चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। मजदूर के पास भी उतना पैसा हो, अमीर के पास भी उतना पैसा हो, मजदूर के पास भी वही संसाधन हो जो अमीर के पास हो, मजदूर को भी वही सुविधाएं, गरीब को भी वही सुविधाएं मिले जो अमीर को मिल रही हो। ये वर्ग होने ही नहीं चाहिए, क्लास होनी नहीं चाहिए, अमीर गरीब या पूंजीपति श्रमिक होना ही नहीं चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए। कार्ल मार्क्स वर्गहीन समाज पर जोर देते हैं, और कार्ल मार्क्स से पहले जो भी समाजवाद के सपोर्टर रहे हैं उन्होंने वर्ग समन्वय पर, मतलब दोनों वर्गों के बीच में तालमेल बिठाने की बात करी है। ये कार्ल मार्क्स से पहले और कार्ल मार्क्स की में अंतर दिखाया जाता है कि कार्ल मार्क्स क्लास लेस सोसाइटी की बात करते हैं, वो क्लास चाहते ही नहीं है, वो वर्ग चाहते ही नहीं है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स बार बार में कहते हैं कि अगर मजदूरों को, जो सबसे पीछे खड़े हैं समुदाय में, उन लोगों को अगर अपना भला करना है, अगर उनको खुद का विकास चाहते हैं, तो उनको पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकना होगा। चाहे कितने नए साधन आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मजदूर का भला होने वाला नहीं है, मजदूर का भला होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, इस पूरी व्यवस्था को, जो पूंजीवादी व्यवस्था, इसको उखाड़ करके क्या करना पड़ेगा, समाजवाद को लागू करना पड़ेगा। इसी समाजवाद की विचारधारा को आगे लेकर करके लेनिन भैया रूस में लेकर के आते हैं, नहीं बोले समाजवाद होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। यहां पर कार्ल मार्क्स जर्मनी में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, पर वहां पर लागू नहीं होती। पर सबसे ज्यादा जो इस समाजवाद विचारधारा का प्रभाव कहां पर हुआ, रूस पर हुआ, वहां पर समाजवादी क्रांति हुई। तो ये समाजवादी क्रांति क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध करना है, उस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकना है। तो यहां पर यह समाजवादी क्रांति कौन करवा रहा है, लेनिन भैया करवा रहे हैं। लेनिन भैया एक प्रकार से स्टूडेंट मान लो कार्ल मार्क्स के, बड़े फॉलोअर है कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या विचारधारा दी है, क्या विचारधारा दी है, कार्ल मार्क्स की बात को हम मानेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। तो यहां पर समाजवादी क्रांति में क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध हुआ है। और समाजवाद के जो आदर्श हैं और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थे। समाजवाद के जो आदर्श है, समाजवाद की जो बातें हैं, उन बातों को आधार माना गया। समाजवाद में यह रखा गया कि सरकार कंट्रोल करे, सरकार अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको दूर करे, सरकार पूंजीपति श्रमिक के बीच की जो खाई है उसको दूर करे, यह वर्गों को समाप्त करने का काम करे, वर्गहीन समाज बनाने का काम करे। समाजवाद के आदर्शों पर काम करने की बात यहां पर कहेगी। उसके बाद बोला गया समता मूलक समाज। समता मूलक मतलब सब समान हो, सब बराबर हो, एक ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी बनाए जहां पे कोई अमीर गरीब ना हो, सब बराबर हो। मेरे पास 100 रुपए तो उसके पास भी 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास भी 100 रुपए, बस ऐसा सब बराबर हो जाने चाहिए। समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित होकर के ये समाजवादी क्रांति करी गई थी। तो यहां पर हमारे पास दो सवाल बनते हैं। पहला, यूएसएसआर की स्थापना कब हुई? तो आप कह सकते हो कि 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद हुई। दूसरी बात, समाजवादी क्रांति का विशेष मुद्दा क्या था, विशेष उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी व्यवस्थाओं का विरोध करना और समतामूलक समाज की स्थापना करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना। अब आप लोग ये देख रहे होंगे, यार सर देखो समाजवाद तो कितना अच्छा है, मजदूरों के लिए सोचता है, इनके लिए सोचता है, बिल्कुल अच्छा है। समाजवाद गलत नहीं है। समाजवाद का जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना उग्र रूप अगर आपका है, वो थोड़ा सा गलत है। समाजवाद कुछ हद तक ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, इसमें मैं हर बार सहमत मानता हूं। हर अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का इंटरफेयर होना जरूरी है। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर सरकार बिल्कुल यूं बस बैठ करके देखती रहेगी, तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो मजदूरों का भी शोषण करेगी, देश के पिछड़े लोगों का भी शोषण करेगी, गरीबों का भी शोषण करेगी। इसलिए समय समय पर सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। परंतु कार्ल मार्क्स भैया जो ये बात कहते हैं कि वर्गहीन समाज, सब वर्गों को बराबर के लेकर के चलो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आज मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, दूसरा कम मेहनत कर रहा है तो उसको कम मिलेगा। और अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, मैं कम मेहनत करूंगा तो मुझे कम मिलेगा। सही है, और ये फॉर्मूला सही भी है। परंतु समाजवाद में क्या कहा जाता है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और वो कम मेहनत कर रहा है, उसको भी उतना ही दो, मुझे भी उतना दो।
समाजवाद इस दृष्टि से देख रहा है कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके साथ कुछ समस्या, उसको पैसों की जरूरत है, तो भाई ले तू भी उतना ही ले। मतलब फिर मैं ज्यादा काम करने की मेरी इच्छा ही मर जाएगी ना, मैं क्यों करूंगा भैया ज्यादा काम। अगर मुझे पैसा मिलेगा ही नहीं और मैं जितना ज्यादा कर रहा हूं और वो मुझसे कम कर रहा है उसको भी मेरे बराबर, तो फिर तो बिल्कुल इच्छा मर जाएगी, फिर तो काम करना ही नहीं है। तो समाजवाद में कुछ थोड़े से ड्रॉबैक हैं, कुछ कमियां हैं। और जैसे अगर अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पूंजीवादी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। दूसरा समाजवादी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल है वो सरकार के पास होता है। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। आज दुनिया के अधिकतर देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही काम कर रही है। तो अब यहां पर आप समझ जाइएगा, पूंजीवादी व्यवस्थाएं अमेरिका की है और ये समाजवादी समतामूलक जो समाज की बात हो रही है वो यूएसएसआर का है। यह बर्लिन की दीवार को तोड़ते हुए दिखाया है, जोर लगा के है इस तोड़ दो दीवार को। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। मानव इतिहास में निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो संस्था, इसको खत्म ही कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम ही खत्म कर दो। यहां तक की बात कही गई कि अगर मान लीजिए मेरा घर है और मेरे घर में 5 कमरे हैं और 5 में से मान लीजिए मुझे 2 की आवश्यकता है, तो सरकार बोलेगी 3 आप हमें दीजिए, हम गरीबों में बांट देंगे। किसी की मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर एक सुई भी है किसी के पास, उस सुई पर भी पहले सरकार का अधिकार है। ये तो गलत बात है ना, इतना भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए यार, इतना भी आगे तक नहीं। मतलब मकान हमने बनाया, सब कुछ हमने कर, बोला नहीं वो भी सरकार का है, सरकार के तय करेगी किसको देना है, किसको कितनी आवश्यकता है। मतलब समाजवादी व्यवस्थाओं में यहां पर व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको नहीं दिया जा रहा था, उसकी जरूरत के अनुसार दिया जा रहा था। कुछ हद तक सही है, बिल्कुल भी मना नहीं है कि किसी की जरूरत के अनुसार दिया जाए, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने अपनी योग्यता से उन चीजों को हासिल करा है तो वो उसके पास ही रहनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से योग्यता का जो दमन है ना वो होना शुरू हो जाता है। तो मानव इतिहास में इन्होंने निजी संपत्ति जो है बिल्कुल उसको हटाने की कोशिश करी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी की भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, किसी की भी अपनी चीजें नहीं है, सब सरकार की है। समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश, और समाज को समानता का जो मुद्दा है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और समानता के बारे में आपने क्लास 11th में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब में चैप्टर 3 समानता पढ़ा भी होगा। और वो समानता में क्या कहता है, समानता हमें हमेशा यही बात बताती है कि बराबरी, परंतु हर स्थिति में बराबरी नहीं। वहां पर हम क्या पढ़ करके आते हैं, हम वहां पर ये कहते हैं कि भैया अगर कोई ज्यादा पैसे कमा रहा तो कमाने दीजिए, हम उसको रोक नहीं सकते, वो असमानता नहीं है। अगर सभी परिस्थितियों में मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाने का, मुझे अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का अवसर मिलता है तो फिर असमानता नहीं। मतलब मुझे अवसर मिलता रहना चाहिए, मुझे मौके मिलते रहने चाहिए, फिर मेरे साथ असमानता या इनइक्वालिटी नहीं होगी। तो ये समानता के सिद्धांतों की बात करते हैं, परंतु ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं योग्यता को दबाने का काम कर रहे हैं कि तू ज्यादा काम कर रहा तो भी उतना और वो कम कर रहा तो भी उतना। मकान तूने बनाया, बटेगा वो सब में। तो ये जो समाजवादी क्रांति हुई, इसमें निजी संपत्ति को खत्म करने की और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पे करी गई है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूं कि 1921 में जो लेनिन भैया होते हैं वो थोड़े से बदलाव भी करते हैं, ठीक है। और 1924 में लेनिन भैया की डेथ हो जाएगी। 1921 में लेनिन भैया ने 21-22 के आसपास में थोड़े से बदलाव करे। सोवियत संघ में या रशिया में नई आर्थिक नीति लेकर के आई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के। वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो नई आर्थिक नीति वहां पर आई थी, उसमें कुछ बड़े बदलाव थे बेटा, और ऐसे बदलाव थे जो कि थोड़ा सा क्या है, समाजवाद की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे समाजवाद की विचारधारा से। वो कार्ल मार्क्स के विचारों और समाजवाद के विचारों के बिल्कुल विपरीत हुआ करते थे। अब जब वो विपरीत हुआ करते थे तो लोगों ने बोला, अरे लेनिन भैया क्या कर दिया, समाजवाद के खिलाफ जा रहे हो, इतने दिनों से तो समाजवाद कर रहे थे और अब समाजवाद के खिलाफ जा रहे हो। फिर लेनिन भैया क्या कहते हैं, डायलॉग सुनेगा, डायलॉग बड़े अच्छा लगा मुझे, ठीक है, बाकी बात की है। लेनिन भैया ने ये बात कही कि देखो, शेर अगर 4 कदम आगे लेकर करके 1 कदम पीछे ले लेता है ना, फिर भी शेर 3 कदम आगे ही है। मतलब हमने समाजवाद के लिए इतना बात करी है, अब थोड़ा सा पीछे ले लिया तो फिर भी तो हम आगे ही है। ठीक है ना। तो वही बात लेनिन भैया कह रहे कि शेर अगर 4 कदम भाग ले और फिर 1 कदम पीछे खींच ले तो हाँ भैया शेर अभी भी 3 कदम ही आगे, मतलब अभी भी हम समाजवादी ही हैं, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लेनिन भैया का ये डायलॉग आपको कैसा लगा कि शेर 4 कदम आगे लेकर के अगर एक पीछे लेता है तो वो 3 कदम आगे। आप कभी ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम स्कूल में टेस्ट देकर के आए, पिछली बार 20 में से 19 आए थे, इस बार 20 में से 17 आए। पापा ने पूछा बेटा बेटी ये क्या हुआ? पापा जी शेर अगर 5 कदम आगे लेकर के 2 पीछे खींच लेता है तो भी शेर 3 कदम अभी आगे ही है। फिर वो पता चला कि आपके पिताजी ने शेर की नींद उड़ा दी, ये घुमा दिया आप लोगों को। तो ऐसे डायलॉग घर पे नहीं चलते, वहाँ सॉरी मांग लेना, हाँ पापा जी गलती हो गई, 2 नंबर अगली बार लेकर आऊंगा या आऊंगी। तो ऐसे डायलॉग माता पिता के सामने नहीं। वो कहा जाता है ना कि बड़े उनके सामने कभी बड़े मत बनो जिन्होंने हमें बड़ा बनाया है, ठीक है ना, तो वो तो हमें जन्म देने वाले हैं यार। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। अब देखो समानता स्थापित करने के लिए क्या है कि भैया एक व्यक्ति के या एक जगह पावर सौंपना जरूरी होता है। आज जैसे मान लो हमारा फैमिली है तो हमारी फैमिली में सारी पावर पापा या मम्मी के पास होती है, वो तय करते हैं हाँ भैया इतना इसको देना, जैसे फ्रूट्स भी लेकर गए, ये फ्रूट्स इसके, ये फ्रूट्स इसके, ये फ्रूट्स इसके, तो समानता के लिए जरूरी है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा, समानता के लिए सारा जो पावर है वो किसको दिया, राज्य को, मतलब सरकार को। बस सारी की सारी पावर किसके पास है, राज्य के पास, और पार्टी की संस्था, और यहाँ पर एक ही पार्टी का राज चलेगा, ठीक है, अपना ही राज चलेगा, और वो एक पार्टी है कौन सी, साम्यवादी दल, या जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा दल है, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर समाजवाद और साम्यवाद में फर्क क्या है। बच्चों समाजवाद ठीक विचार है, खराब नहीं है, परंतु उसका उग्र रूप जो है वो साम्यवाद है। समाजवाद कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, साम्यवाद कहता है सरकार का ही होना चाहिए और किसी का होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सब कुछ सरकार का हो, थोड़ा सा उग्र रूप है। समाजवाद वाले कहते हैं कि हाँ परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, साम्यवाद वाले नहीं बदल ही जाना चाहिए एक साथ ही पूरा सिस्टम, उसके लिए हिंसा सब जायज होती है। तो साम्यवादी जो दल है, कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां की है, उसी को ही कि भाई आपका ही राज चलेगा, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, मतलब सारी पावर किसके पास, सरकार के पास, और सरकार किसकी होगी, एक ही पार्टी की होगी। तो यहां पर जो भी साम्यवादी दल का महासचिव बनेगा, मतलब जो साम्यवादी दल में जो सबसे बड़ी पोस्ट है जनरल सेक्रेटरी, महासचिव की, जो महासचिव बनेगा वही देश का शासक बन जाएगा। जब 1985 में महासचिव का पद मिलेगा मिखाइल गोर्बाचेव भैया को, तो मिखाइल गोर्बाचेव भैया इस सिस्टम को खत्म कर देंगे। बोले यार गलत बात है ना, लोकतंत्र ही नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये काय का सिस्टम, मैं बन गया तो सारी पावर मेरे पास, दूसरा बन गया तो उसके पास नहीं, इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा। तो राज्य और पार्टी की संस्था, तो अब आप समझना शुरू कर दीजिए। देखिए सोवियत संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज को समानता या समतामूलक समाज की स्थापना करना पहला। उसके बाद आप समझो, ठीक है, उनका जो राजनीतिक वहां पर है, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, तो पॉलिटिकल कंडीशन में वहां पर सारी पावर सरकार के हाथ में, और सरकार किसकी होगी, एक ही पार्टी की होगी। ये तस्वीर आपको सोवियत संघ की। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी है। धुरी का मतलब क्या होता है, एक्सिस बेटा, जिस पर सब कुछ टिका हुआ होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में उदाहरण दिया था कि भैया यहाँ पर 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, 2 एक्सिस होते हैं, एक इधर यूं टिका हुआ रहता है, ठीक है, तो ये 2 धुरी है, एक्सिस है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो पावर है वो किसके पास है, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल लिख सकते हो आप हिंदी में भी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के दल के लिए जगह नहीं थी। तो यहाँ पर एक ही पार्टी का राज होगा, एक ही पार्टी का नाम चलेगा, दूसरी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। बच्चों अब देखो राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है, एक एक शब्द को समझते चलो। राजनीतिक दल का मतलब ये होता है कि लोगों का संगठित समूह जो चुनाव लड़ना चाहता हो और सरकार बनाना चाहे, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो कि सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता हो, ऐसे समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। ये कक्षा 10 की राजनीतिक दल के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी लोगों का समूह हो जाए जो चुनाव लड़ता हो, सरकार बनाना चाहे, वो राजनीतिक दल है। परंतु यहाँ पर तो किसी को चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं दी गई, तो फिर राजनीतिक दल कैसा हुआ, ये तो अपनी मनमर्जी थी। क्या सब हम लोगों का जो ग्रुप है, साम्यवादी जो लोगों का ग्रुप है, बस यही देश पर शासन करेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विपक्ष के लिए जगह नहीं दी गई, किसी को भी ये नहीं बोला कि भैया आप भी चुनाव ले लेना, नहीं। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में। देखो अब यहां तक कि ये 2 पॉइंट, ठीक है, और एक वहां का,
ठीक है, लास्ट जो बताया था। ये 3 पॉइंट क्या बताते हैं, वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो, कि भैया सारी पावर सरकार के पास, और सरकार में एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के पास, दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं वहां की अर्थव्यवस्था की या इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था क्या होता है, आप लोगों ने 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ रखा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों क्षेत्रों में जितना भी उत्पादन होता है उसको हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। अब इस अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रकार से कंट्रोल करा जाता है। अगर वहां पे प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल हो, निजी क्षेत्र का ज्यादा रोल हो, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार का ज्यादा कंट्रोल हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और दोनों का मिक्स में काम कर रही है तो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब वहां पे जो सरकार है वो योजनाबद्ध है। योजनाबद्ध का मतलब क्या है, प्लान है। और राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट। आप क्लास 11th के कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में पढ़ चुके हो। स्टेट एज पर आर्टिकल 13 हमारे इंडिया का क्या बताता है, प्लान और स्टेट राज्य के नियंत्रण में होगी, मतलब सरकार के नियंत्रण में होगी। और सरकार के नियंत्रण में कैसी, प्लान वाली है। याद करो वो प्लानिंग कमीशन भारत वाला, ठीक है, वहां पर योजनाबद्ध था कि सब कुछ सरकार तय कर रही है और उस सरकार के अनुसार सारे काम होंगे। तो यहाँ पे, और ये याद भी करो कि 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना हमने कहां से अपनाई थी, यूएसएसआर से अपनाई थी। 5 ईयर का प्लान हमने कहां से अपनाया, यूएसएसआर से अपनाया। प्लानिंग कमीशन सब कुछ वहीं की देन थी। तो ये योजनाबद्ध तरीके से, तो सोवियत संघ में योजनाबद्ध मतलब सब कुछ सरकार तय करेगी, योजनाएं सारी सरकार बनाएगी और सब सरकार के अनुसार ही होगा। ये तस्वीर आपको एक कम्युनिस्ट देश की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। दूसरा विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप के देश है, ठीक है, पूर्वी यूरोप के जो देश है वो किसके अंकुश में आ गए, सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या, फांसीवादी ताकतें मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि तानाशाही है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि आप यूरोप को देखो ना, यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप में तो ये जो बहुत विकसित देश है इनका बड़ा दबदबा है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे देशों का बहुत दबदबा है। परंतु क्या है, जो पूर्वी यूरोप वाले देश है ना, तो अब इन पे क्या करा कि जो बाकी यूरोप के ताकतवर देश थे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। तो उनसे आजादी, उन फांसीवादी ताकतों से आजादी दिलाने में, उनसे मुक्त कराने में किसने मदद करी, रूस की सेना ने, सोवियत सेना ने मदद करी। तो अब ये तो सोवियत के गुलाम हो गए, वाह वाह, सोवियत यानी में बचा लिया बचा लिया बचा लिया, तो फिर ये सोवियत संघ के साथ मिल गए। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। अब देखो, इन सभी देशों की जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भी पॉलिटिकल, चाहे वहां पर पहले राजा का शासन था, चाहे लोकतंत्र था, कुछ भी हो, वहां की कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो, कोई से भी समूह के लोग रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो, उन सबको सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अनुसार ढाल दिया। मतलब उन सबको बोला कि भैया आज से आप पर भी साम्यवादी दल का ही शासन होगा, आज से आपके देशों में भी जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो योजनाबद्ध समाजवादी जो व्यवस्था है वो रहेगी, मतलब सारा का सारा कंट्रोल सरकार का रहेगा। शुरू में जब सोवियत संघ में देशों को जोड़ा गया था तो सोवियत संघ ने ये बात कही थी कि आप अपनी जो विचारधारा है आप उसको मान सकते हैं, आप अपनी संस्कृति को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, आपकी संस्कृति को कभी खत्म नहीं करा जाएगा। परंतु धीरे धीरे क्या होने लगा, जो रूस के लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति सब पर थोपना शुरू कर दी। सबको बोला रूसी बोलो, सबको बोला रूसी बोलो, रूसी जो नहीं बोलेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, रूसी बोलो। चर्चिज में जो है रूसी भाषा का इस्तेमाल होगा, सारी जगह रूसी का दबदबा, जो रूस वालों की संस्कृति, उस संस्कृति को थोपा गया सब लोगों के ऊपर। तो ये धीरे धीरे ये सब लोग क्या है, परेशान हो जाएंगे और फिर फाइनली जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव भैया आएंगे ये सब आजाद होने के लिए डिमांड कर लेंगे। सब क्या करेंगे, आजाद होने के लिए डिमांड करेंगे। तो उनकी उन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को रूस की समाजवादी व्यवस्था के अनुसार ही ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो इन्हीं को ही क्या हम समाजवादी देश कहते हैं या दूसरे दुनिया कहते हैं, सेकंड जो वर्ल्ड है वो कहते हैं। तो पहली दुनिया कौन सी है, पहली दुनिया तो पूंजीवादी वालों की है, पश्चिमी यूरोप और पूंजीवादी अमेरिका देश उनकी। और दूसरी दुनिया किसकी है, सोवियत संघ की है, जिसमें ये ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज है, जो पूर्वी यूरोप की कंट्रीज है वो है, कार कंट्रीज है, ये सब है, ये दूसरी दुनिया है। याद रखिएगा ये समाजवादी खेमे के देश है, जो समाजवाद वाला खेमा है, मतलब रूस का जो खेमा है, जो टीम है उसकी, उसके देश हैं। और इन्हीं पूर्व समाजवादी देशों, इन्हीं साम्यवादी देशों के साथ भारत के क्या संबंध रहते हैं ये हम आखिरी में जाकर करके पढ़ेंगे। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। तो इस खेमे का नेता, लीडर कौन था, यूएसएसआर, सोवियत संघ इनका लीडर था। और सोवियत संघ में मेन कौन था, रशिया। मतलब सारी के सारी पॉलिटिक्स कहां से चल रही थी, रशिया से ही चल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा।
अब देखिए, अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, थोड़ा सा लिंक समझिएगा। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई। उस समाजवादी क्रांति के बाद कौन आए? लेनिन भैया। लेनिन भैया आ गए। लेनिन भैया आए। लेनिन भैया का 1970 से लेकर के 24 तक शासन चला। कब तक चला? 24 तक शासन चला। 24 के बाद यहां पर एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है स्टालिन, और इनका 24 से लेकर के 53 तक रूल चलेगा, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जोसेफ स्टालिन। क्या नाम है? जोसेफ स्टालिन। और ये जोसेफ स्टालिन, ऐसा कहा जाता है कि ये हिटलर से भी बड़ा तानाशाह था। हिटलर ने तो कुछ ही नहीं मारा लोगों को, इसने और भी बहुत बुरे हालत करे, बहुत ही बुरे हालात करे, खूब लोगों को मारा है, बहुत बड़ा तानाशाह था, किसी की नहीं सुना करता था। तो 24 से लेकर के 53 तक जो रूल था वो स्टालिन का था, जोसेफ स्टालिन का। पर जोसेफ स्टालिन की एक अच्छी बात रही, उसने सोवियत संघ को है ना दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच में लाकर के खड़ा कर दिया। वहां की अर्थव्यवस्था को खूब प्रगति की ओर अग्रसर कराया, वहां पे खूब बेहतर तरीके से उत्पादन हुए, सब कुछ उसने बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया और पूरी दुनिया के सामने सोवियत संघ को एक मजबूत देश के रूप में खड़ा कर लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो आप ये सोच करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया वो कितना पावरफुल बन चुका था सोवियत संघ। मतलब जब मीटिंग हुआ करती थी यूएसए की और ब्रिटेन की, क्योंकि दो बड़े देश हुआ करते थे उस समय, यूएसए के प्रेसिडेंट, यूएसए के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ जोसेफ स्टालिन को बुलाया जाता था, क्योंकि यूएसए सारा बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, तो दूसरे विश्व युद्ध तक वो काफी ताकतवर था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो ये पता चल गया कि भैया अब दुनिया में दो ही महाशक्ति, दो ही सुपर पावर है। कौन कौन सी? एक यूएसए और एक यूएसएसआर। एक कौन सी? यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। ये महाशक्ति बनाने में जोसेफ स्टालिन का एक बड़ा योगदान है बेटा, ठीक है, जोसेफ स्टालिन का एक बड़ा योगदान है। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अमेरिका को छोड़ दो, ठीक है, बाकी सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा विकसित थी। मतलब आप कह सकते हो कि पहले नंबर पे अमेरिका का नंबर और दूसरे पे सोवियत संघ, फिर बाकी सारे इनके नीचे ही है। सोवियत संघ से ऊपर कोई नहीं। मतलब सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था वो गजब चल रही थी, बेहतर चल रही थी, पर थोड़ी सी अमेरिका से नीचे थी। तो भैया फिर जब आप अपने कॉम्पिटिटर से नीचे तो फिर मजा कैसा? मजा नहीं आएगा। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। संचार प्रणाली का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, मतलब दूर आज के जो इलाके होते हैं ना, वहां पर भी बातचीत हो सकती थी, मोबाइल सर्विसेज, ठीक है, नेट वेट, ये सब बहुत अच्छा था। कम्युनिकेशन जो था वो बहुत अच्छा था, ये एक अच्छी बात रही। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। तो उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत थे, जिसमें क्या था कि खनिज तेल, मिनरल ऑयल भी था उनके पास, लोहा भी था, लोहे से क्या बनता है? स्टील बनता है, जिसको इस्पात बोला जाता है, वो भी था, और मशीनरी उत्पाद भी थे, मशीनें भी थी उनके पास। तो मतलब अच्छी खासी इकोनॉमी है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। तो सोवियत संघ के जो दूर दराज के इलाके हैं, बहुत दूर दूर के इलाके हैं, वो भी, उनमें भी आवागमन, मतलब आना जाना बड़ी आसानी से हो जाया करता था। मतलब बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, परिवहन की व्यवस्था बढ़िया थी, एक कोने से दूसरे कोने तक सब लोग आया जा कर सकते थे। पूरा सोवियत संघ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मतलब लोगों में ऐसा नहीं था कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल ही अलग है, उधर उधर का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं। अब भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि वहां के सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। अमेरिका को छोड़ दे तो बाकी पूरी दुनिया में उसकी विकसित अर्थव्यवस्था है। अब कैसे पता लगा रहे हैं विकसित है? संचार प्रणाली बहुत अच्छी है, ऊर्जा के संसाधन बहुत सारे हैं, और आवागमन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी था वो भी बहुत उन्नत था। देखो, अब जो बच्चों जो सामान बनाए जाते हैं, या जो आप कहते हैं उद्योग या इंडस्ट्री लगती है, वो दो प्रकार की होती है। एक सामान बनते हैं उपभोक्ता वाले सामान, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं जिनको कहा जाता है, और एक होती है बच्चों पूंजीगत वस्तुएं। इनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, और इनको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब या उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब यह है जिनको हम उपभोक्ता उपभोग कर ले, मतलब जो कंज्यूमर है वो उसका इस्तेमाल कर ले, उनको क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता वस्तु कहा जाएगा। जैसे मेरी टी शर्ट है, ये मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उपभोक्ता वस्तु हो गई है। घड़ी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उपभोक्ता वस्तु हो गई। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो कि दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने में काम आती है, जैसे कि मशीनें। पर मशीनें भी तो पहले तो बनती है ना भैया, मशीनें बनाने की भी तो कोई उद्योग होगा, वो मशीनें बनाती होगी,
ठीक है, वो मशीनें बनाती है, फिर उनमें कोई सामान बनता है। भैया आज ये एक बोर्ड मशीन है, ये भी तो किसी ने बनाया ही होगा। अब ये किसके काम आ रहा है? उत्पादन करने वालों के काम आ रहा है। आप हम जो उत्पादन कर रहे हैं उनके काम आ रहा है आपके लिए। तो ये क्या हो गई? पूंजीगत वस्तुएं हो गई। तो वहां का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, मतलब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाला जो कि उपभोक्ताओं को चाहिए, उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाला भी बहुत उन्नत था, मतलब बढ़िया उद्योग वहां पर काम कर रहा था। एक छोटी सी पिन से लेकर के, कितनी सी? इत्तू सी पिन इत्तू सी पिन से लेकर के इतनी बड़ी कार तक, ठीक है, उनके पास हर चीज का उत्पादन वहां पर होता था। तो यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई गई आपको फैक्ट्री की, यहाँ पे किसी चीजों का उत्पादन हो रहा है। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। अब देखो, सोवियत संघ में जो भी उपभोक्ता उद्योग, ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स की जितनी भी चीजें बन रही थी, उपभोक्ता के लिए जितनी भी वस्तुएं बन रही थी, माना गुणवत्ता के हिसाब से, मतलब क्वालिटी के लिहाज से। क्वालिटी तो किसकी अच्छी थी? अमेरिका की और अमेरिका के साथी देशों की, मतलब पश्चिमी जो देश है उनकी अच्छी थी। अब देखो यहाँ पे ऐसा कारण क्यों? देखो, पश्चिम वालों ने बोला पूंजीवादी है, मतलब अपन सब एक हैं और आपके देश में कोई बहुत बढ़िया कंपनी प्राइवेट है, ठीक है। आज मान लीजिए मैं कहीं किसी देश में रहूँ, मेरे में एक अच्छा सा आइडिया है, मैंने अपनी कंपनी खड़ी करी, धीरे धीरे मेरी कंपनी खूब प्रॉफिट कमाने लगी, फिर मेरी कंपनी दूसरे देशों में भी जाने लगी। अब पैसा लेकर के जा रहा हूँ मैं दूसरे देशों में, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे देश में पैसा लेकर के जा रहा हूं, तो वो बहुत, अब आज प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं साहब, अच्छे से अच्छी क्वालिटी देंगे। तो अब वो सारे जो पश्चिमी देश है वो पूंजीवादी वाले देश थे, तो उनकी क्वालिटी क्या है? अच्छी हुआ करती थी, चाहे उपभोक्ता वस्तु है। परंतु सोवियत संघ की सरकार ने सोवियत संघ में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी वहां नागरिक रह रहे हैं, उनके लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। न्यूनतम का मतलब था कम से कम जीवन स्तर, मतलब इतना तो सबको ही मिलेगा, जिसको कहते हैं ना हम लोग मूलभूत जो आवश्यकता है, जो मूलभूत जो सुविधा है, वो तो सोवियत संघ ने हर नागरिक को दी थी। भैया सबको हेल्थ, स्वास्थ्य सबको मिलेगा, शिक्षा सबको मिलेगी, पानी सबको मिलेगा, बिजली सबको मिलेगी, जो बेसिक चीजें हैं वो सबको मिलेगी। इससे कम हम किसी को नहीं रहने देंगे, इतना तो हम देंगे ही देंगे। मतलब हर व्यक्ति को समान करने की, बराबर करने की कोशिश में यहां पर सोवियत संघ लगा हुआ था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजों, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया करा देती है। बेरोजगारी नहीं थी। अब जितनी भी बुनियादी जरूरतें हैं, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी लोगों की, वो सरकार पूरा कराती थी। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार दे रही है, शिक्षा सरकार दे रही है, बच्चों की देखभाल जो है उसके लिए लोक कल्याण, ये सब बच्चों की देखभाल, मतलब माँ बाप काम पर जा रहे हैं तो बच्चों के लिए भी देखभाल के सेंटर बनाए गए कि भैया आप बच्चों को यहाँ छोड़ देना, वहाँ पे पूरे दिन सरकार की तरफ से देखभाल होगी। लोक कल्याण, जनता के लोगों के भले के लिए सरकार ने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी, ऐसे काम करे। रियायतें दी, रियायतें मतलब छूट दी, ठीक है, भाई इतना नहीं, आप इतना दे दो, सब बाकी सरकार पे कर देगी। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात थी बेरोजगारी नीति। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी बेरोजगारी नीति। जब भी 1929 में महामंदी आई थी, जो मैंने आपको के साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, यही कारण था कि यहाँ पर महामंदी का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, सबको बराबर करके रखा था, सबके पास रोजगार था, सबका जीवन बढ़िया चल रहा था। जो आवश्यकता वाली चीजें थी वो सरकार खुद दे ही रही थी। यहाँ पे अनएम्प्लॉयड दिखाया है कि बेरोजगार इतने लोग ये खड़े हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, पर वहां पर नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था, ठीक है। मतलब जो एक ओनरशिप जिसको कहा जाता है कि भैया किसका स्वामित्व रहेगा, किसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो ओनरशिप जो है उसका प्रमुख रूप क्या था? राज्य का स्वामित्व, ठीक है। जो आप कहते हैं ना गवर्निंग होगा, देश चलेगा कैसे, तो चलने का जो एक चलाने का ये जो साधन है, जो प्रमुख है, वो कौन है? राज्य है। स्वामित्व कौन है? राज्य है। मालिक जो है सरकार है। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं का भी स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी किसका हुआ करता था? राज्य का ही हुआ करता था। ओनरशिप जो है वो सारी जगह राज्य की ही हुआ करती थी। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अभी तक आपने जो बात पढ़ी वहां की अर्थव्यवस्था की अच्छी बातों के बारे में पढ़ा कि भैया वो किस प्रकार से सोवियत संघ एक विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। परंतु अगर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे फेल होती है। सबसे पहला, सोवियत प्रणाली की नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब सरकार क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए आज सरकार क्या करेगी? सरकार पेमेंट कर देगी, हाँ भाई देश में 100 लोग गरीब है, 100 लोगों को 1000 रुपए दिए जाए। अब परंतु ये जो 1000 रुपए हैं, ये जो नौकरशाह का मतलब होता है जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन अधिकारों के द्वारा होते हुए निकलते हैं। अब ये अधिकारी क्या है? 1000 के जनता तक 500 ही पहुंचाते हैं। तो नौकरशाही क्या है? बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी।
नौकरशाही जनता पर शोषण कर रही थी, नौकरशाही लोगों पर अत्याचार कर रही थी, नौकरशाही सच में जनता की जो बात है सरकारें तक नहीं पहुंच पा रही थी, सरकारें की सुविधा जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो नौकरशाही का मतलब पूरी जो सोवियत प्रणाली है, वो सिस्टम है, उस पर ज्यादा दबदबा या ज्यादा ताकतवर कौन हो गई? नौकरशाही हो गई, वो अधिकारी होते गए। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। तो शुरू शुरू में तो क्या हुआ कि सच में समाजवाद के आदर्शों के लिए काम करा, बेहतर काम चल रहा था, अच्छा काम चल रहा था, परंतु धीरे धीरे ये जो प्रणाली है, ये सिस्टम है, ये सत्तावादी होते चला गया। मतलब सत्ता के सुख के लिए काम कर रहा है, सत्ता नहीं जानी चाहिए, पावर जो है, सरकार है, वो कहीं नहीं जानी चाहिए, सरकार का भला होना चाहिए, सरकार के जो लोग हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बाकी दूसरों के पास हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो नागरिक है, वहां के जो सिटीजन्स है, उनका जो जीवन है, उनकी लाइफ कठिन होती गई, क्योंकि उनको खाने पीने के सामान नहीं मिल रहे, उनको अच्छी वस्तुएं नहीं मिल रही, अच्छे सामान नहीं मिल रहे, तो उनका जो जीवन है वो थोड़ा सा कठिन होने लगा। ये ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, जैसे कि मैं कहूँ आज जैसे भारत में आप कहें आईएएस, जैसे कि आप भविष्य में जाकर के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाएंगे, रेवेन्यू सर्विसेज में जाएंगे, तो आप सब नौकरशाही का ही हिस्सा रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी का ही हिस्सा रहेंगे। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। अब देखिए, लोकतंत्र तो था ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता की चले, जनता की पूछो, जनता के हिसाब से अब जनता वोट कर सके, पर वोट करे किसको? वहां तो एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी का शासन चलेगा, जो महासचिव बन गया वही देश का शासक बन गया। तो लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? वोटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ तो वोटिंग नहीं थी, वोटिंग करने की आज़ादी नहीं थी, अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं थी। साफ साफ कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, नौकरशाही के खिलाफ आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। जनता को बिल्कुल भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। ऐसे सड़कों पर निकल करके यूं नारेबाजी नहीं कर सकते थे कि सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना, मैं अपने विचारों को दर्शाऊं, उसको अभिव्यक्त कहा जाता है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं 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 साहब, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं बोलूं कि ये गलत हो रहा है, ये क्या हो गया? मेरी अभिव्यक्ति हो गई। और मुझे बोलने ना दिया जाए, ये मेरी अभिव्यक्ति को दबाया जाना है। तो अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं थी वहां पर। और हमारे भारत के संविधान ने हमें कौन से मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति की आजादी दी है? मौलिक अधिकार जो दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लोगों के पास लोकतंत्र नहीं था, लोगों के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपने विचारों को सामने रखने की आज़ादी नहीं थी। तो इसलिए कभी कभार क्या है, कोई चुटकुले, मस्ती मजाक में ही कोई बात में सरकार का मजाक बना दिया, किसी कार्टून के द्वारा ये कोशिश करी जा रही है कि सरकार समझो कि हम बड़े दुखी हैं, थोड़ी सी व्यवस्थाओं में बदलाव लेकर के आओ। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। जो अब अधिकांश जो संस्थाएं, संस्थाओं का मतलब वहां की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर, वहां की जो कार्यपालिका है, वहां की न्यायपालिका है, वहां का जो भी सिस्टम, जो भी संस्थाएं सिस्टम चला रही है, उन सभी संस्थाओं में बदलाव की आवश्यकता थी। अब ये जो तीनों है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब एक जगह से कंट्रोल हो रही है, वो है साम्यवादी दल। मतलब सब कुछ साम्यवादी दल के अनुसार ही चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार ही चल रहा था। तो अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, सुधार होने चाहिए थे। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। तो सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ एक ही दल का शासन था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और इस दल का सभी संस्थाओं, मैंने क्या कहा, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सब पर किसका कंट्रोल है? कम्युनिस्ट पार्टी का, साम्यवादी दल का कंट्रोल था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। अब देखो, लोकतंत्र में क्या होता है? सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है, हमने ये काम करा है तो क्यों करा है, जनता को बताना पड़ता है। वो संसद में बताते हैं और लोग ज्यादा विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार मीडिया के थ्रू जनता को बताती है कि साहब ये काम जो हम कर रहे हैं इसके ये फायदे हैं और आपकी जो बातें हैं वो जरूर सुनी जाएगी। परंतु यहाँ पर साम्यवादी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जनता को बताते नहीं थे कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बस कर रहा है, आपको मानना है। और आप खिलाफ में बोल नहीं सकते क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आपको बोलने की आजादी नहीं है। हमने जो कर दिया वो फाइनल है, वो लोग की लकीर, उसको मान करके चल लीजिए। तो ये दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हुआ करते थे। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। जनता ने अपनी जो संस्कृति है, अपने कल्चर है, बाकी जो अपने साज संभाल है, मतलब अपना इतिहास, सबको संभाल करके रखने के लिए 15 गणराज्यों को मिलकर के एक सोवियत संघ बनाया था। पर कहीं ना कहीं इस सोवियत संघ पर रूस का दबदबा था, रूस की संस्कृति का दबदबा था, और रूस में जो प्रभावशाली था वो थी कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल। तो कहीं ना कहीं सभी की जो आशंकाएं थी, इच्छाएं थी, वो धीरे धीरे दबने लग जाती।
लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जब भी सोवियत संघ में जो भी देश मिले थे वो सब इस उम्मीद से मिले थे कि सब हम हमारी संस्कृति को बचा करके रखेंगे और रशिया के साथ सोवियत संघ में मिल जाएंगे तो एक पावरफुल होकर के हम रहेंगे, अच्छी बात है। जैसे कुछ देश अमेरिका को सपोर्ट में तो हम भी मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। परंतु रूस ने इनकी इच्छाओं को नहीं समझा, उनकी संस्कृति का दमन करा, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही संस्कृति है वो उन सब पर थोपने की कोशिश कर दी। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। यह रूस आपको दिखाया गया है। हालांकि जो सोवियत संघ का जब आप नक्शा देखोगे, सोवियत संघ का मैप आप देखोगे तो उन 15 देशों में से एक देश है सिर्फ रूस। उन 15 देशों में से सिर्फ और सिर्फ एक देश है रूस। परंतु अगर सच में देखें तो रूस का हर मामले में प्रभुत्व होता है, दबदबा। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? वो प्रभु है, हर चीज का स्वामी है, हर चीज का मालिक है, और मालिक की तो चला करती है। तो मतलब हर मामले में अगर किसी की चलती थी तो वो रूस की चलती थी। भैया वैसे तो देखा जाए तो सबकी चलनी चाहिए, क्योंकि 15 ने मिलकर के ही बनाया है। 15 ने मिलकर के, जैसे मान लीजिए आज 5 लोग मिलकर करके एक कंपनी को बनाते हैं, पूरी कंपनी खड़ी करते हैं, तो 5 लोगों की चलनी चाहिए ना भाई। 5 लोगों का जो डिसीजन है वो मिलजुल करके डिसीजन लिया जाए, 5 लोगों में बराबर का प्रॉफिट बंटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब जब 15 देशों ने मिलकर के एक बड़ा संगठन बनाया है तो 15 की 15 की सुननी चाहिए। परंतु यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ जो सुनी जाती थी, चलाई जाती थी, वो रूस की चलाई जाती थी, बाकी किसी की भी नहीं सुनी जाती थी। अन्य क्षेत्र की जो जनता है, बाकी जो क्षेत्र है, वो 14 जो देश है, उनकी जनता अक्सर क्या है? उपेक्षित महसूस करा करती थी। देखिए उपेक्षित का मतलब क्या होता है? एक होती है अपेक्षा, हमारी इच्छा है, ठीक है, हमारी ये इच्छा है, मेरी ये अपेक्षा, मेरी अपेक्षा है कि आप 100 में से 100 लेकर के आओ पूरे टीम। और उपेक्षा क्या होती है? कि हमारी अपेक्षा को इग्नोर कर देना, हमारी इच्छाओं को खत्म कर देना, वो उपेक्षित है। वो महसूस करते थे कि हमारी इच्छाओं पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, हमारी इच्छाओं को तो कोई सुनता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो रूस के लोगों की, उन्हीं की बात रूस की सरकार साम्यवादी दल सुन रही। उपेक्षित, खुद को दमित मतलब खुद को दमन समझा, मतलब खुद को बिल्कुल अत्याचार, खुद पे शोषण ऐसा हो रहा हो, ऐसा वो खुद को समझते थे बाकी 14 देशों के जो लोग हैं। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए, अब अमेरिका तो पूंजीवादी देश था, किसी भी हथियारों की कंपनी है उसको बुलाया, हथियार बनवाने शुरू कर दिए। खूब पैसे है, पैसे की कमी नहीं है, छप्पड़ फाड़ के पैसा था उसके पास। पर सोवियत संघ ने सोचा नहीं, साहब शीत युद्ध का दौर है, कभी भी लड़ाई हो जाएगी, डिशुम हो गया तो अपन को तो बहुत सारे हथियार चाहिए। तो अब सोवियत संघ ने क्या करा? अपना अधिक से ज्यादा पैसा क्या करा? हथियारों पे लगाया, खूब हथियार बनाया, अमेरिका के बराबर के टक्कर के हथियार बनाए। अब जो अमेरिका के बराबर की टक्कर के हथियार बनाए तो सोवियत संघ के पास पैसा था ही नहीं, तो दूसरे देशों के इनको सपोर्ट में कहां से मदद कर देगी? वो खुद के देश का विकास नहीं कर पा रहे, तो बराबर की टक्कर दी, परंतु इनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। अब देखिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के मामले में, और बुनियादी ढांचा जैसे कि परिवहन हो गया, ठीक है, ऊर्जा एनर्जी हो गई। यहाँ पर देखिए अब ऊर्जा के वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो बहुत है, परंतु उनका इस्तेमाल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, परिवहन अच्छे होने चाहिए। उनके मामले में वो पश्चिम के देशों से पिछड़ चुका था, क्योंकि पश्चिम के देश पूंजीवादी देश है, वहां पर एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आता है, वो भी इनोवेट कर सकता है, वो भी चीज ला सकता है, फिर वो पूरी दुनिया में दे सकता है। परंतु यहाँ तो सब कुछ सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। आप सरकार की इच्छा से सोओगे, सरकार की इच्छा से जगोगे, सरकार की इच्छा से खाओगे, सरकार की इच्छा से नहाओगे, सारे काम आप सरकार की इच्छा से कर रहे हो, ऐसा था नहीं, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े फैसले सारे के सारे सरकार की इच्छा से ही हो रहे हैं, तो फिर आप कुछ अपनी इच्छा से कर ही नहीं पाते हो। जब अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हो तो सरकार के ऊपर छोड़ दो। इसलिए सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो फिर क्या होता है कि भैया सरकार ही जिम्मेदार है, भाई सबकी सरकार संभाले। तो जो पिछड़ा है सोवियत संघ वो सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। देखिए हम बाहर वालों से चाहे जितना लड़ सकते हैं, ठीक है, बाहर वालों से हम लड़ सकते हैं, पर हम अपनों से नहीं लड़ सकते, ठीक है, हम अपनों से नहीं लड़ सकते। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मैं बाहर के हजारों लोगों से लड़ सकता हूँ, पर अंदर शरीर में अगर कोई रोग लड़ जाए उससे नहीं लड़ सकते। हम हमेशा हारता है ना इंसान, वो अंदर से हारता है। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप परिस्थितियों से नहीं हार रहे हो, आप तो मन से हार रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहते हैं कि सर नहीं आ सकते 100 में से 100। आपने मन से हार मान ली। जब आपने मन से ही हार मान ली तो फिर तो भैया मनी सर से पढ़ो, और चाहे और किसी दुनिया के और भी विश्व के बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ो, 100 में से 100 कोई ला ही नहीं सकता। और जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, जिस बच्चे के पास कोचिंग नहीं है, सिर्फ किताबें हैं, और वो बैठ करके ये ठान करके बैठा है कि साहब मुझे 100 में से 100 लेकर के आने हैं, तो वो ले आएगा।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सब अंदर का मामला है। हम अंदर से अगर चाहे ना तो हम कुछ भी हो सकता है, हम बाहर से हम जीत सकते हैं, हम बाहर से कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर जिस दिन अंदर से कमजोर पड़ गए उस दिन हम हार जाते हैं। ऐसा ही है, पड़ोसियों से हम चाहे दिन में 1000 बार लड़ सकते हैं, परंतु परिवार में अगर कोई लड़ने के लिए विरोध में खड़ा हो जाता है तब नहीं लड़ पाते। अर्जुन की क्यों स्थिति हुई, भगवान श्री कृष्ण को क्यों गीता का ज्ञान देना पड़ा? बोले हे अर्जुन, अर्जुन बोलता है हे भगवंत, मैं अपनों से कैसे लड़ूं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मैं उनसे कैसे लड़ूं? तो फिर भगवंत कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन अपना और कौन पराया? कोई भी अपने नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, सब मेरी मर्जी से चल रहा है और मेरी मर्जी से ही होगा। तो हम कहीं ना कहीं, जैसे अर्जुन अपनों से लड़ने में थोड़ा सा घबराया है, तो हम भी तो अपनों से कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। वही हाल सोवियत संघ के साथ था। अमेरिका के साथ युद्ध में उसने पैसा खर्च करा, उसको कोई चिंता वाली बात नहीं, वो और कुछ नहीं कर सका, सारी बातें उसकी चल गई। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सोवियत संघ के अंदर जो लोग रह रहे थे उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, लोगों की इच्छाओं दबाने का अर्थ बिल्कुल वैसा है जैसा आप एक स्प्रिंग होती है उसको दबाते जाते हैं और फिर जैसे हल्का सा हाथ हटा वो स्प्रिंग बहुत तेजी के साथ आएगी। जितना ज्यादा आप दबाओगे उतनी ही तेजी के साथ वो क्या है, आएगी। तो अब लोगों का बहुत शोषण हुआ, उनकी संस्कृति को दबाया गया, उनकी भाषा को दबाया गया, उनकी इच्छाओं को दबाया गया, विरोध नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी। जिस दिन हल्का सा मौका मिला वो बिल्कुल पूरी स्पीड के साथ आए और सोवियत संघ को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हम आगे देखेंगे कि सोवियत संघ के टूटने में एक बड़ा रोल वहां के लोगों का है कि वहां की आकांक्षाओं को पूरा नहीं, उन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया। तो सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप करा। अब वो क्यों करा, कैसे करा, ये हमारा ज़्यादा डिटेल में मुद्दा नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा दर्शाना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पर भी फिर मिलिट्री का, आर्मी का, इन सब का जाना, खूब पैसा खर्च होना, ये इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। तो सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे रह गया। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक का मतलब, जैसे आप सभी को पता है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, मतलब अगर आप किसी भी चीज का उत्पादन करोगे तो उनमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले भूमि और बाकी जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो। तो भूमि के बदले में भूमि के मालिक को किराया दिया जाएगा। उसके बाद होता है श्रम, मतलब मेहनत करने वाले जो लोग हैं, तो जो मजदूर हैं उनको उनके बदले में उनका वेतन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है पूंजी, मतलब जो पैसा लगाया गया, तो पैसे का जो मालिक होगा उसके बदले में उसको ब्याज दिया जाएगा। और जो फाइनली होती है मानव पूंजी है, जिसको आप मालिक कहते हो, कंपनी का, फैक्ट्री का मालिक, उसको क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। मतलब आपने जो जो काम किया है उस काम के बदले में आपको जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है, पारिश्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिश्रमिक कहा जाता है। मतलब लोगों का लगातार पारिश्रमिक बढ़ रहा था, मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों की जो इनकम है वो तो बढ़ रही थी, पर उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। मतलब अगर वहां पर पश्चिमी देशों में एक दिन में 100 सामान बनते हैं तो यहाँ पर 70, 80, 90 बन रहे हैं। उत्पादकता कम थी, टेक्नोलॉजी उनकी तुलना में इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उन देशों से धीरे धीरे पीछे रह गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता छूट वस्तु की कमी हो गई। तो अब धीरे धीरे फिर क्या हो गया, जो भी जितनी भी उपभोक्ता की वस्तुएं थी उनकी कमी होने लगी। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने का सामान है, जो फूड है, अनाज है, गेहूं है, उनका आयात, इंपोर्ट, मतलब बाहर से मंगवाना पड़ा। हर साल ज्यादा से ज्यादा मंगवाते ही गए। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में, 1970 का दशक का मतलब है 71 से 80 तक का दौर, तो 79 के बाद धीरे धीरे ये लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, बिल्कुल यूं 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 गिरना शुरू हो जाती है। फिर 85 में मिखाइल गोर्बाचेव भैया आएंगे और मिखाइल गोर्बाचेव भैया आकर करके इस व्यवस्था को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। और अब देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव भैया के लिए कहा जाता है कि उन्होंने देश के साथ गलत करा, सोवियत संघ का विघटन करा, पूरे सोवियत संघ बना हुआ था उसको तोड़ दिया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो जरूरी था, ठीक हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी है, कहानी सबकी अपनी अपनी बातें। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, देखो मैं ना किसी विचारधारा के पक्ष में हूँ ना किसी के विपक्ष में हूँ, ठीक है ना। और मैं अगर अपने किसी आइडल्स में से एक मानता हूँ तो मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को बड़ा आइडल मानता हूँ। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें कभी किसी विचारधारा से इतना नहीं बंधना चाहिए कि हम खुद को जंजीरों में महसूस करने लग जाए। हर विचारधारा की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं।
तो हमें हर व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, हमें हर व्यक्ति के पक्ष विपक्ष को ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे कक्षा 11 में आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सदैव आपके विचारों से हो सकता है कि असहमत हूँ, हो सकता है कि मुझे हमेशा आपके विचार मेरे विरोध में हो, पर फिर भी मैं आपके बोलने का हमेशा क्या है पक्षधर रहूंगा कि आप बोलो, मेरे विरोध में हो फिर भी मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आप बोलो। बोलने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, स्वतंत्रता है वो रहनी चाहिए। तो हर व्यक्ति को बोलने की, हर व्यक्ति के अपने विचारों की सबकी आज़ादी होती है। पर मिखाइल गोर्बेचेव भैया और सोवियत संघ के विघटन का जो रोल है ये हम आगे के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा वो बताइएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वो भी बताइएगा, और बिल्कुल मज़ा आ गया हो, धमाकेदार क्लास हुई तो वो भी बताइएगा, जिससे मुझ में और जोश आए, मैं और एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड कर करके डेली लेकर के आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे की जो इच्छा है 12th में टॉप करने की, पॉलिटी में 100 में से 100 लाने की, उनकी भी वो इच्छा पूरी हो। और वो कब होगी? जब आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर करके शेयर करते जाएंगे और लर्न एंड शेयर आर्ट्स को सबके पास शेयर कर देंगे, और बेहतर से बेहतर एजुकेशन सब तक आप पहुंचाएंगे। तो पहुंचाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड शेयर आर्ट्स टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।